Hello, class ninth. Today we are going to study Political Executives Part 2 for the Working of Institution chapter for class ninth. In this chapter, Part 2, we study about the political executives, political and permanent executives, and what is the role of Prime Minister and their councils of ministers, and what are the different types of functions of the Prime Minister PLO office, and what are the different functions of the president, what are the role and significance of the president in the Indian constitution, and many more things. Okay, so let me discuss about the what is the political executives. In the democratic, two categories make up of the executive. One is that is elected by the people for a specific period, is called the political executive. यदि कोई व्यक्ति जो है बच्चों लोगों के द्वारा चुना जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे कोई नेता है वो 5 साल के लिए सरकार में चुना जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं हु टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी, जो कि बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं. दूसरी बात है, इन द सेकंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस. लोग उनको लंबे बेसिस पर, लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए अपॉइंट करते हैं. इसको कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज. पर्सनस वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स. जो लोग सिविल सर्वेंट्स होते हैं जनरली वो ISPCS होते हैं. ये हमेशा जो है ऑफिस में रहते हैं और जो भी रूलिंग पार्टी होती है उनमें कई सारे चेंजेस कर सकते हैं. उन दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम करते हैं और उनको असिस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और उनके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको बार बार कह सकते हैं कि वो असिस्ट करते हैं. जैसे कि कोई ISPCS है तो वो क्या करेगा, किसी मंत्री या मिनिस्टर जो है मंत्री मिनिस्टर इनके वर्क को असिस्ट करेगा, उनको सलाह देगा. अब आता है कि जो भी ये जो एडवाइजरी होती है, जो एडवाइज़र्स होते हैं किसी भी सिविल सर्वेंट के, या कह सकते हैं जो द सिविल सर्वेंट इज़ यूजुअली मोर एजुकेटेड. जो सिविल सर्विस होता है, सिविल सर्वेंट होता है, ये यूजुअली बहुत एजुकेटेड होता है एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. एक सिविल सर्वेंट को अपने क्षेत्र का बहुत नॉलेज होता है, दूसरी बात है अपने सब्जेक्ट का बहुत नॉलेज होता है, और उसको कई गुना ज़्यादा जो है उस मिनिस्टर से नॉलेज होता है. तो द एडवाइजर्स वर्किंग फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर. मतलब अगर मान लीजिए कोई फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत कोई एडवाइज़र काम कर रहा है, तो वो जो एडवाइज़र होगा उसको फाइनेंस मिनिस्टर से ज़्यादा पता होगा वहाँ उस देश की इकोनॉमी कैसे चलाई जाए. तो कभी कभी क्या होता है कि समटाइम द मिनिस्टर में नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स. कभी कभी क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको बहुत ही कम ज्ञान होता है टेक्निकल मैटर्स के संबंध में, जो कि मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं. दिस कुड इजली हैपन इन मिनिस्टर्स लाइक डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इन सब क्षेत्रों में जैसे उनको ये पता होना चाहिए कि डिफेंस में क्या होगा, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब में कैसे काम चलाया जाता है. तो फिर इन सबको इतनी जब नॉलेज है तो मिनिस्ट्री का काम क्या है, मिनिस्टर्स का काम क्या है. मिनिस्टर्स का काम होता है केवल जो भी जनता के जो सुझाव होते हैं, जो भी जनता रिकमेंडेशन देती है, जनता की जितनी नीड होती है उनको जा करके पार्लियामेंट के थ्रू बहस करके उसके बाद में उस पर एक लॉ और ऑर्डर बनवाना. उसके पश्चात क्या होता है कि ये सारे सारे जो भी जनता की डिमांड है उसको ये ISPCS ग्रुप को बोलते हैं कि इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए. और ISPCS उस पर बाकायदा पूरा फाइनेंस देखते हैं, उनको पूरा प्लानिंग करके बताते हैं कि हाँ ये काम इस पे होगा और इस तरीके से काम को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. उसकी टेक्नोलॉजिकल मैटर्स को देखते हैं, उनकी अगर कुछ कमियाँ होती हैं, बजटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उसको पूरा करते हैं और उनको बताते हैं कि ये ऐसे पूरी होगी. अब बता द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज़ सुप्रीम. डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में क्या है कि जो लोगों की विल है, इच्छा है, लोगों की इच्छा शक्ति जो है वो सुप्रीम होती है, सबसे ऊपर होती है. द मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दस इम्पार्ट टू एक्सरसाइज. जो भी मिनिस्टर सिलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, वो सब मिनिस्टर्स को लोग अपनी इच्छा के अनुसार कहते हैं कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार उनको चुनते हैं, और उसके बाद में ये लोग की जनशक्ति होती है जो उन मंत्री मिनिस्टर्स को पावर करती है, एम्पावर करती है, और वो लोगों के बिहाफ पे ही काम करते हैं. तो शी इज़ फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर डिसीजन. मतलब जो मंत्री मिनिस्टर चुन के गया है, जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के गया, चाहे वो MP हो चाहे MLA हो, वो लास्ट में आंसरेबल होता है जनता के प्रति कि उन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं. दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजन. द मिनिस्टर डिसाइड्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स इन विच डिसीजन ऑन पॉलिसी शुड बी मेड.
लास्ट में जो पूरी पॉलिसी बनेगी उस पूरी और पॉलिसी को एडमिनिस्टर कराना, उसको एग्जीक्यूट कराना, वो सारा काम मिनिस्टर का है। अब आता है कि ये डिपेंड करता है मिनिस्टर के ऊपर कि मिनिस्टर क्या डिसाइड करते हैं, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफरेंट ओपिनियंस लेते हैं लोगों से। अगर कोई टेक्निकल मैटर्स में खराबी है तो अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेते हैं और कि उनको कैसे दूर किया जा सकता है और किस तरीके से वो काम को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब बच्चों इसके बाद आता है कि प्राइम मिनिस्टर का हम सबसे पहले रोल प्ले देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा रोल क्या है। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे काउंसिल हो उनकी मिनिस्टर्स की, वो कैसे काम करती है। तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। हमारे पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर का बहुत अहम रोल है। येट देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हालांकि हम सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होते, बल्कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। हालांकि हमें ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव होता है उसमें जो मेजॉरिटी में पार्टी जीतती है लोकसभा के इलेक्शन में, उसके हेड को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और उसको प्राइम मिनिस्टर की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। और जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उस लीडर को, मेजॉरिटी की जो पार्टी होती है उसके, या गठबंधन की सरकार भी होगी तो जो उसमें मेजॉरिटी का कमांडर इन चीफ होगा, उसको लोकसभा के अंदर जो जीत के आया होगा और सबसे बड़ा हेड होगा, उसको प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है और वो प्रेसिडेंट उसको शपथ दिलाते हैं। तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का एक फिक्स टेंचर नहीं होता कोई, बल्कि उसको अपनी पावर को बढ़ाना, जो बढ़ाने के लिए उसको मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी के लोग हैं या कोलिशन गवर्नमेंट है, तो उन सब के लोग मिल करके उसको एम्पावर करते हैं। अब आता है कि आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स। जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट एक बार हो जाता है तो उसके बाद में वो प्रेसिडेंट की सलाह से या प्रेसिडेंट वो सलाह देते हैं तो प्रेसिडेंट फिर दूसरे मिनिस्टर्स को कैबिनेट में अपॉइंट करते हैं। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशन। या तो वो मिनिस्टर्स उसी पार्टी से होंगे या फिर वो कोलिशन गठबंधन की सरकार से लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें मेजॉरिटी में लीडर्स आते हैं जो कि कैबिनेट बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्री टू चूज़ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर फ्री होता है अपनी जगह कि वो कोई भी मिनिस्टर चूज़ कर सकता है और वो पार्लियामेंट का उसको मेंबर बना सकता है, अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकता है। और उन सब का जो कार्यकाल है, बट सच अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ द अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। यानी कि मिनिस्टर चुने जाने के जो मिनिस्टर चुने जाते हैं उनके 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के ये जो मिनिस्टर्स हो सकते हैं या उनके सदस्य बनाए जा सकते हैं 6 महीने के अंदर। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द हेड फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स की पूरी सभा होती है, जो ऑफिशियल उनका इसको नेम दिया गया है, उसको नेम दिया गया कैबिनेट। लगभग 60 से 80 मिनिस्टर तक इसमें होता है डिफरेंट रैंक के। अब आता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो भी रूलिंग पार्टी उस समय करंट टाइम में होती है तो उसके जो लीडर्स होते हैं टॉप लेवल के, उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोला जाता है। हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजॉरिटी मिनिस्टर, जो कि मेजॉरिटी मिनिस्टर के चार्ज में होते हैं, यानी कि उनको मेजॉरिटी में वर्क करना होता है। मेजर मिनिस्टर्स होते हैं ये, यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर मेक टू टेक डिसीजंस। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ करके किसी ना किसी इशू पर चर्चा करते हैं, डिस्कशंस करते हैं और उसके बाद में जा करके इनकी जो बैठक होती है उसमें एक सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया जाता है जो कि कैबिनेट का निर्णय था। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि जितने भी मंत्री हैं उन सब की सभा का जो मेन चक्र है वो किस पे आके रुकता है? कैबिनेट पर। इसमें लगभग 20 मिनिस्टर्स होते हैं। अब कैबिनेट का काम क्या क्या है? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉल मिनिस्ट्रीज। जो स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि जो हर राज्य का अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, वो अपने चार्ज के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये भी पार्टिसिपेट करते हैं कैबिनेट की मीटिंग में और स्पेशली इनवाइट किए जाते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच टू। जो स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर अगर प्रेजेंट नहीं है तो स्टेट के मिनिस्टर को भी वहाँ पर उनकी जगह अटैच किया जा सकता है ताकि वो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट कर सके। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर का क्या रोल है। जैसे यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये रूलिंग पार्टी है, उसके मान लीजिए ये पीएम है, तो पीएम क्या कर रहे हैं? एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री में कितने लोगों को चुन के लाएंगे, इन लोगों में से ये देखा जा रहा है। अब आता है कि जो सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग, द डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग में जितने भी निर्णय होते हैं रोज़, उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे मिनिस्टर भाग लें और सारे ही मिनिस्टर्स का जो है वो ओपिनियन लिया जाए डिस्कशन किसी भी डिसीजन में। लेकिन डेमोक्रेटिक जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है उसमें जो गवर्नमेंट है हमारी वो कैबिनेट फॉर्म में है, यानी कि उसमें हर एक मिनिस्टर का व्यू लेना बहुत ज़रूरी है
और वो जो भी डिसीजन होता है वो कैबिनेट मिल के लेती है। अब आता है नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। किसी भी मिनिस्टर को ये छूट नहीं दी गई है कि वो किसी भी गवर्नमेंट के कोई भी निर्णय का ओपनली उसका क्रिटिसिज्म कर सकता है या उसका कोई ओपनली आलोचना कर सकता है, इवन इफ इट इज़ अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। अगर वो कहीं दूसरी मिनिस्ट्री का है, दूसरी डिपार्टमेंट का। एवरी मिनिस्टर हैज़ सेक्रेटरी। हर एक मिनिस्टर के सेक्रेटरी होते हैं, और इनके जो सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्टर्स के वो कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट, यानी कि ये जो IAS PAS CS DM वगैरह होते हैं, ये सब इनके कह सकते हैं कि असिस्टेंट होते हैं मिनिस्टरों के। एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजंस। जितने भी सेक्रेटरीज होते हैं, जैसे IAS PCS वगैरह होते हैं, सचिव होते हैं, ये सारे के सारे पूरे सभी मिनिस्टर्स को उनके पीछे साइड से एडवाइस करते हैं, इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड से दे सकते हैं कि ताकि उन्हें निर्णय लेने में आसानी हो। कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट। जितने भी कैबिनेट सेक्रेटरीट होते हैं उनके द्वारा जो पूरी टीम होती है उसको असेस किया जाता है, तो वो जो असेस किया जाता है वो पूरी टीम को कैबिनेट बोलते हैं। इसमें सीनियर सिविल सर्वेंट्स वगैरह भी होते हैं जो कि ट्राई करते हैं ताकि वो सभी वर्किंग जितने भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, उन सभी मंत्रालयों का काम एक साथ कोऑर्डिनेट करने की जो पहल होती है वो यही कैबिनेट सेक्रेटरीट में बैठे हुए सिविल सर्वेंट्स करते हैं, जो सीनियर ग्रुप के होते हैं। अब आता है पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या क्या है? ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की पावर है कि वो कैबिनेट की मीटिंग को बुलाएगा और उनकी जो भी कैबिनेट मीटिंग में जो भी निर्णय लिया जाएगा उनके सबके वर्क को डिफरेंट डिपार्टमेंट के वर्क को कोऑर्डिनेट करेगा। जो भी फाइनल डिसीजन सबकी मंत्रियों के मिनिस्टर की सलाह से लिया जाएगा डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, उसको सर्वसम्मति से लागू करवाएगा। उसके अलावा सबके वर्क को, जितने भी डिफरेंट मिनिस्टर्स होंगे उनके सारे वर्क को सुपरवाइज करेगा। और दूसरी बात है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडरशिप में हर एक चीज़ में सभी मिनिस्टर्स का बड़ा नेता होता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है सभी जो अन्य नेता होते हैं, जो अन्य मिनिस्टर्स होते हैं, उनको उनका वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर रीडिस्ट्रीब्यूट भी करता है। और उसके पास पावर होती है कि वो मिनिस्टर्स को डिसमिस भी कर सकता है। और प्राइम मिनिस्टर क्वाइट्स। प्राइम मिनिस्टर कभी भी अगर पूरी एंटायर मिनिस्ट्री चाहती है तो पूरे मंत्रालय या पूरी कैबिनेट के कहने पर, अगर पूरी कैबिनेट चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर अपना त्यागपत्र दे और अपना पद छोड़ दे, तो वो त्यागपत्र भी दे सकता है। अब आता है दस इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, विद इन द कैबिनेट इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। यानी कि इंडिया के अंदर देखें तो कैबिनेट एक बहुत मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है और उसका सबसे बड़ा लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर, जो कि उससे भी ज़्यादा कई गुना पावरफुल होता है। द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज सो मच इन रिसेंट डिकेड्स। जितनी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज गवर्नमेंट हैं उनमें सब में धीरे धीरे आज हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में पावर बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स की बढ़ चुकी है। प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, वो सभी जगह मैक्सिमम जगह पर, मैक्सिमम प्लेसेस पे, मैक्सिमम कंट्रीज़ में अडॉप्ट की गई है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक अपना मेजर रोल प्ले करती हैं पॉलिटिक्स में, और वो प्राइम मिनिस्टर की पूरी कैबिनेट को, हालांकि प्राइम मिनिस्टर पूरी कैबिनेट को कंट्रोल करते हैं, पार्लियामेंट को भी अपनी पार्टी के थ्रू कंट्रोल करते हैं। जो मीडिया होती है वो भी उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान करती है। हर प्रकार का जो भी पॉलिटिकल मुद्दा होता है, इलेक्शंस होते हैं, कोई भी कंपटीशन होता है लीडर्स के बीच में, उन सब में मीडिया अपना बहुत रोल प्ले करती है। ज़्यादातर तो उस समय रोल प्ले करती है जिस समय कॉम्पिटिशन या कैसे जिस समय इलेक्शन होने वाले होते हैं। उस समय हर एक व्यक्ति जो भी मिनिस्ट्री के लिए खड़ा हुआ है उसकी बैकग्राउंड की जानकारी लेना, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना उसका करेक्टर अच्छा है, कितना उसने अच्छे वर्क किए, उन सब की जानकारी का ब्यौरा पूरा मीडिया देता है। अब आता है प्राइम मिनिस्टर, जो अगर मान लीजिए कोलिशन गवर्नमेंट का बन रहा है, यानी कि गठबंधन की सरकार का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, यानी कि जो गठबंधन की सरकार होती है उसमें ये डिसाइड करते हैं कि जो भी 2-3 पार्टियां मिलकर ये बना रही हैं गवर्नमेंट, तो उसमें 6 महीने एक पार्टी की का हेड होगा और दूसरे 6 महीने में दूसरी पार्टी का हेड होगा। तो ये लोग ये आपस में ही अलायंस पार्टनर्स बना करके वो डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन किस समय कितने कितने समय के लिए 2 पार्टीज़ या 3 पार्टीज़ में से कौन कौन PM बनेगा, और वही पूरे देश को चलाते हैं उस टाइम और सुपरवाइज करते हैं पूरे देश को। प्रेसिडेंट की बात अब हम आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो हेड है गवर्नमेंट का और जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट का हेड है। तो द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट बट द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। प्राइम मिनिस्टर जी जो है वो पूरी गवर्नमेंट जो भी सरकार चल रही है उसके हेड है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो पूरे स्टेट का हेड है, यह कह सकते हैं पूरी कंट्री का हेड है। और सबसे सीनियर सिटीजन, सबसे फर्स्ट सिटीजन जो होता है पूरे देश का, वो प्रेसिडेंट होता है। इन अवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर।
राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए तो जो स्टेट होता है, राज्य होता है, वो केवल उसका जो हेड है, राज्य का हेड, वो केवल अपनी नॉमिनल पावर्स को ही चला सकता है। जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो जैसे ब्रिटेन की क्वीन होती उसकी तरह हमारे यहाँ इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, जिसके फंक्शन जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक कार्य करने के होते हैं। प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। पूरे देश में जितने भी प्रकार के राजनीतिक संघ चलते हैं या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन चलते हैं, उन सब के पूरे पूरे फंक्शंस को सुपरवाइज करने का काम इस प्रेसिडेंट का होता है। इसीलिए दे ऑपरेट इन हार्मोनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। इसलिए वो राज्य के पूरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी मंत्री मिनिस्टरों में तारतम्य बैठाए रखता है और बनाता भी है। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। प्रेसिडेंट कभी भी डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता, वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुना नहीं जाता। प्रेसिडेंट को चुनने के लिए क्या होता है, जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यानी कि एमपीज और एमएलएज, वो मिलकर के पार्लियामेंट में चुनाव के दौरान प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं चुना जाता पीपल्स के द्वारा, बल्कि उसको जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमपी और एमएलएज, वो चुनते हैं। जो भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़ा होता है, उसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जो मिलते हैं, तो अगर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलेंगे तो इलेक्शन जीत जाएगा। और इस तरीके से प्रेसिडेंट जो होता है वो पूरी इंटायर नेशन का रिप्रेजेंटेशन करता है। अब आता है कि एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। उसी समय जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरी जनता की तरफ से बाध्य नहीं होता और ना ही क्लेम कर सकता है, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डायरेक्टली पॉपुलर मैंडेट से यानी कि सर्वसम्मति से जो जनता का मत है उसके द्वारा प्राइम मिनिस्टर तो चुने जाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं चुने जाते। ये इंश्योर करता है कि शी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो खाली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अब आता है ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी प्रेसिडेंट के नाम पर चलाई जाती हैं। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट, जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही किए जाते हैं। इसमें और भी अपॉइंटमेंट्स आते हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के जजेस होंगे, जो गवर्नर होंगे स्टेट्स के, जो इलेक्शन कमिश्नर होगा, हमारे देश का जो एम्बेसडर होगा दूसरी कंट्रीज़ में, इन सब का चुनाव प्रेसिडेंट करता है। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, जो भी इंटरनेशनल बातें होती हैं, वो सब उनमें जो भी एग्रीमेंट होते हैं, सब प्रेसिडेंट साइन करता है। प्रेसिडेंट हमारी पूरी फोर्सेस का, तीनों जो फोर्सेस हैं हमारी, आर्मी फोर्स, एयर फोर्स और नेवी फोर्स, उन सब का एक कमांडर इन चीफ जो है वो प्रेसिडेंट है। फिर होता है कि प्रेसिडेंट जो है अपनी सारी पावर को एक्सरसाइज करता है। वो एक्सरसाइज करने के लिए जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स होते हैं, उन सब की एडवाइजरी से प्रेसिडेंट अपना कोई भी काम करता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट को एक बहुत बड़ी छूट भी दी जाती है कि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर मान लीजिए कोई क्रिटिसाइज़ करता है, तो अगर वो क्षमा याचिका, या कह सकते हैं कि कोई भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सज़ा मिली हो फांसी की, सेंटेंस टू डेथ, तो उसकी सज़ा को माफ़ करने का पूरा अधिकार वो सब प्रेसिडेंट को दिया गया है। प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी सज़ा को माफ़ भी कर सकता है। कोई भी पार्टी या कोई भी कोलिशन जो है अगर लोकसभा में मेजॉरिटी में नहीं आता, तो प्रेसिडेंट जो है वो उसको डायरेक्टली अपने डिस्कशन से एक्सरसाइज कर सकता है। जो प्रेसिडेंट है वो ऐसे लीडर हैं जो कि और लीडर को अपॉइंट कर सकते हैं, और वो अपनी ओपिनियन के द्वारा लोकसभा में भी कुछ लीडर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। वैसे राज्यसभा के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। जो राज्यसभा है हमारी, उसमें 12 सदस्य जो होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं और प्रेसिडेंट के द्वारा भेजे भी जाते हैं। और लोकसभा में भी कई कई समय स्पेसिफिक टाइम पर भी कई सारी मेजॉरिटी के जो सपोर्ट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट देते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब आता है बट जो जुडिशरी एक बहुत बड़ा फंक्शन है जुडिशरी का। हमारे देश में हमने देखा है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है गवर्नमेंट के बीच में और पीपल्स के बीच में, तो लोग जुडिशरी का सहारा लेते हैं। जुडिशरी जो है उसमें जो कोई भी ऐसा केस जो कि कंट्री में बहुत आगे जा रहा है और उसको कोई निर्णय नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास जो सबसे बड़ी पावर है, तो उस समय जुडिशरी में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो इंडिया है उसमें इंटीग्रेटेड जुडिशरी चलती है। इंटीग्रेटेड का मतलब है संयुक्त रूप से जुडिशरी सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा जुडिशियल कोर्ट है जो कि कंट्रोल करता है सारी एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी कंट्री के। सुप्रीम कोर्ट किसी डिसीजन के लिए बाइंड नहीं होता, और कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर एक कोर्ट का सर्वोपरि कोर्ट है।
ये कोई भी कंट्री में कोई भी सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट है, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट है, दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या फिर कोई यूनियन टेरिटरी या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के बीच में कोई, मान लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई दुश्मनी है, कोई मान लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट है, विवाद है, तो उसको सुलझाने का पूरा निर्णय जो है वो कौन लेगा? जुडिशरी लेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट लेगा। ये सबसे बड़ा हाईएस्ट कोर्ट होता है, जो कि जिसमें सिविल सर्वेंट्स और सिविल और क्रिमिनल केसेस की अपील की जा सकती है। इससे कोई हाई लेवल की अथॉरिटी हमारे यहाँ नहीं है। अगर कोई हाई कोर्ट में मान लीजिए उसके डिसीजन से खुश नहीं है, हाई कोर्ट में कोई डिसीजन है उससे खुश नहीं है व्यक्ति, तो वो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जो है उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इसका मतलब ये है कि इसका जो कंट्रोल होता है वो सब सिर्फ इसी के हाथ में होता है, और जो जिसके जजेस होते हैं वो गवर्नमेंट के डायरेक्टली इनटेक में नहीं आते, बल्कि डिफरेंट टाइप की पावर में पार्टियां होती हैं उनके भी इनटेक में नहीं आते। वो स्वतंत्र होता है। इसका जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो स्वतंत्र होता है हर चीज़ से। वो अपनी निर्णय से, अपनी अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से निर्णय ले सकने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता किसी भी मंत्री, मिनिस्टर या किसी भी हायर अथॉरिटीज़ का। इसलिए हमारी पूरी मॉडर्न डेमोक्रेसी में अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो लेजिस्लेचर में जो इंडिपेंडेंट कोई बॉडी है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में, वो सबसे ज़्यादा कौन है? जुडिशरी। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, वो सारे के सारे अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। अब आता है जितने भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, और जो सीनियर जजेस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस जो हैं, जो कि हाई कोर्ट में सीनियर हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा करके पहले जूनियर जजेस बनते हैं, फिर सीनियर जजेस बनते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हाई कोर्ट है उसमें लिटिल स्कोप है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में है तो उसका वास्ट स्कोप है। सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ यूजुअली अपॉइंट द चीफ जस्टिस। जो बहुत सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट, मतलब जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत सीनियर मोस्ट जज हो जाएगा, बहुत पुराना जज हो जाएगा, बहुत सीनियर होगा, उसको चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। और वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम दैट पोजीशन। कि एक बार अगर प्रेसिडेंट ने अपनी सर्वसम्मति से जिस व्यक्ति को चीफ जस्टिस के रूप में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया, तो अब वो प्रेसिडेंट भी उसको हटा नहीं सकता खुद। यानी कि प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट तो कर सकता है, लेकिन उसे हटा नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को। अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन। जज को कभी भी अगर हटाया जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उसके प्रति। दैट इज पास सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब संसद के दोनों जो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके लगभग 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो जो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों पक्षों का, दोनों सदनों का जब 2/3 बहुमत होता है किसी भी निर्णय पर, तब जा कर के उस अविश्वास प्रस्ताव को ला करके सुप्रीम कोर्ट के वकील को, जज को और हाई कोर्ट के जज को इस तरह हटाया जाता है। मेनली सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर हटाना है तो उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट तो कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट हटा नहीं सकता। अगर उसको हटाना है तो संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के, उसका 2/3 बहुमत, 2/3 जो है उनको वोट चाहिए, जिससे कि वो उसको 2/3 मेंबर जो है वो इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तब जाके उसको हटा सकते हैं। तो जुडिशरी ऑफ इंडिया इज ओनली वन of the most powerful in the world. The Supreme Court and the High Courts have the power to interpret the constitution of the country. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये भी पावर दी गई है कि वो हमारे संविधान में कोई बदलाव भी कर सकते हैं। कोई अगर लॉ ऐसा है जो इनवैलिड है, डिक्लेयर किया गया है, जो लोगों के भले के लिए नहीं है, तो उसको वो उसमें अमिटमेंट कर सकते हैं, अमिटमेंट करवा भी सकते हैं। पहले उस पर बहस करेंगे, उसके बाद उसको एक गवर्नमेंट ऑर्डर के रूप में लाएंगे और उसके बाद में उस पर एग्जीक्यूशन कराएंगे, यानी कि उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट में लिया जाता है वो सर्वसम्मति से, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव्स हो, या यूनियन लेवल का या स्टेट लेवल का की गवर्नमेंट हो, उनके बीच में उसको लाया जाता है। अब आता है कि दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर एट द यूनियन लेवल और द स्टेट लेवल इफ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट ये पाती है कहीं पर कि कोई MP MLAs के द्वारा या कोई एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा या यूनियन लेवल की या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहीं पर भी अगर किसी लॉ का
पालन नहीं किया जा रहा है तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट। और अगर उसका वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है तो उसको उस लॉ को हटाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। Thus, they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country। यानी कि देश के अंदर जितना भी लेजिस्लेशन चल रहा है, लेजिस्लेशन का एक्शन है, एग्जीक्यूटिव का एक्शन है, उन सबको निर्धारित करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। When it is challenged before them, this is known as the judicial review। अब आता है द पावर एट द एंड द इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउड टू एक्ट द गार्जियन टू द फंडामेंटल राइट्स। आगे हम बात करेंगे एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट सरकार के द्वारा कोई ऐसा काम बार बार किया जा रहा है कि जिससे कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं हो रहा है, लोग मतलब वेलफेयर नहीं हो रहा है पब्लिक का, उसका जनता का कल्याण नहीं हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी दया याचिका लेकर के या कह लीजिए कि पब्लिक लिटिगेशन जो दायर कर सकता है, जनहित याचिका जिसको बोलते हैं PIL होता है पब्लिक लिटिगेशन, उसको तैयार कर सकता है। द कोर्ट्स इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट। जो कोर्ट है वो किसी भी टाइप का अगर मिसयूज़ करती है कोई गवर्नमेंट, तो उस अपने पावर का जो मिसयूज़ करती है गवर्नमेंट या कोई लीडर्स मिसयूज़ करते तो उसको उसमें इंटरफेरेंस करने का काम कि आप अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें, उसके लिए कोर्ट आदेश जारी कर सकता है। जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स माल प्रैक्टिस करते हैं उनको चेकआउट कर सकता है। और जितने भी लोग हैं जो कि जुडिशरी में हाई लेवल का पावर इंजॉय कर रहे हैं, उनको जनता के बीच में उनका कॉन्फिडेंस बनाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है समय पर। तो बच्चों आज इस चैप्टर में बस इतना ही। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है और इसी के साथ साथ आपका कोर्स भी ख़त्म हो गया है फ़िलहाल इस पॉलिटिकल साइंस का। ओके, सो टिल देन गुड बाय, और आई होप दैट यू हैव टू कीप वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड कंटिन्यूसली। अगर कोई क्वेरी होगा तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा। टिल देन गुड बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू, और कीप वॉचिंग अगेन। ओके, बाय बाय।